केमिकल बॉन्ड, एक केमिकल बॉन्ड होता क्या है? तो बेसिकली केमिकल बॉन्ड कुछ नहीं होता, बस एक लालच होता है जो कि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच, एक न्यूक्लियस है कोई भी चार्ज, ये इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने लगेगा और क्लोजर आएंगे तो अट्रैक्शन और बढ़ेगा, और क्लोजर आएंगे तो अट्रैक्शन और बढ़ेगा, और क्लोजर आएंगे अट्रैक्शन और बढ़ेगा। मतलब स्टेबिलिटी बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता है। लेकिन सो हेलो एवरीबॉडी, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, और आप सबका स्वागत करते हैं, बहुत बहुत नमस्कार श्री विज्ञान के इस ऑनलाइन पोर्टल पे। मैं हूं सौरभ कुमार पटनायक, आप मेरे को प्यार से सौरभ सर बुला सकते हैं, और मैं आपका इस साल के लिए केमिस्ट्री फैकल्टी के हिसाब से ज्वाइन किया हूं श्री विज्ञान में। सो होपफुली विल हैव ए वेरी गुड टाइम टुगेदर। तो बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। हम जो चैप्टर आज डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज केमिकल बॉन्डिंग, जैसे आपको फ्रंट पेज पे दिखाई दे रहा है, और ये एक मास्टर क्लास है। तो हमको बेसिकली इस सीरीज में इस चैप्टर के शायद 2 या 3 सेक्शन करने पड़े, क्योंकि चैप्टर थोड़ा बड़ा है और हम पूरी हर जो टॉपिक इस चैप्टर का वो सबको हमने कवर करना है। सो होपफुली ये क्लास बहुत अच्छा होने वाला है, आप लोग सबका सहयोग चाहिए बस। तो शुरू करते हैं चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग। तो सबसे पहले जैसे केमिकल बॉन्डिंग में हमको यही पढ़ना होगा कि केमिकल बॉन्ड, एक केमिकल बॉन्ड होता क्या है। तो बेसिकली केमिकल बॉन्ड कुछ नहीं होता, बस एक लालच होता है जो कि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में होता है। तो बेसिकली आप ऐसा समझ सकते हैं, बहुत सारे एटम्स जो मॉलिक्यूल्स में होते हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है उसी को ही हम केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। जैसे यहाँ डेफिनेशन आप देख सकते हैं, दैट ए फोर्स व्हेन एक्ट बिटवीन 2 और मोर एटम्स होल्ड देम टुगेदर एज ए स्टेबल मॉलिक्यूल। हर एक जो वर्ड है उसका इंपॉर्टेंस है यहाँ कि जो मॉलिक्यूल बन रहा है वो स्टेबल होना चाहिए। मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जब भी हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो कई सारी चीजें आते हैं हमारे दिमाग में। जैसे हम बात करते हैं ऑक्टेट कंप्लीट करना, या स्टेबल होना मतलब मिनिमम एनर्जी लेवल में चला जाना। मिनिमम एनर्जी लेवल में चले जाने का मतलब है जब कोई बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होता है, जिससे जो मॉलिक्यूल बनता है वो मिनिमम एनर्जी लेवल में चला जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर एनर्जी रिलीज हो रहा है तो ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन होना क्या है, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस। यहाँ बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हुए, वैसे मैं बता चुका हूं आपको। तो जो एटम्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है उनको एक स्टेबल मॉलिक्यूल बनाने के लिए उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम केमिकल बॉन्ड का नाम देते हैं। अभी सबसे इंपॉर्टेंट ये आता है कि जैसे मैंने बताया कि जैसे स्टेबिलिटी बढ़ता है एनर्जी डिक्रीज करता है। जैसे यहाँ दिखा है, डिक्रीज इन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। जितना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा एक बॉन्ड उतना ज्यादा स्टेबल होगा। एक्सोथर्मिक प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होता है, राइट। इसका मतलब क्या है कि जितना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा बॉन्ड उतना स्ट्रांग बनेगा। अभी एक वर्ड तो हमने सुना है, सबने सुना है, बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के बारे में। तो होता क्या है, एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितना एनर्जी चाहिए होता है, करेक्ट है। सो बेसिकली बच्चों बात यह है कि अगर एक बॉन्ड को तोड़ने में जितना एनर्जी लग रहा है, इसका मतलब जो बॉन्ड फॉर्म हुआ होगा तो उतना एनर्जी रिलीज हुआ होगा। एकदम सिंपल बात है। जैसे एक बॉन्ड तोड़ने के लिए हमको कुछ एनर्जी देना पड़ रहा है, इसका मतलब यह है जब वो बॉन्ड बना होगा तो सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुआ होगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं कि जो केमिकल कॉम्बिनेशन होता है या फिर जो केमिकल बॉन्ड बनता है उसके क्या क्या रीजंस होते हैं, क्या क्या कॉजेस होते हैं। जैसे एक और चीज है इधर, therefore molecule are more stable than atom। भाई एटम जो होते हैं अकेले अकेले उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता, लेकिन जब वो बॉन्ड बनाते हैं तो एक दूसरे के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अराइज करता है, जिसकी वजह से वो स्टेबल हो जाते हैं। इसलिए बोला गया है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे हम देख रहे हैं जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, दिस मॉलिक्यूल्स होते हैं, दिस आर स्टेबल देन एटम। तो सीधा बात आ गया, अगर मैं बोलूं भाई कौन स्टेबल है, मैं बोल रहा हूं वाटर एक मॉलिक्यूल है और नियॉन एक एटम है।
क्लियर है? तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा? ऑफ कोर्स H2O होगा, क्योंकि ये मॉलिक्यूल है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसके अंदर है। अभी आगे हम जाके ये भी पढ़ने वाले हैं कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं वो अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, क्योंकि केमिकल बॉन्ड भी अलग तरीके के होते हैं। हमने कई सारे बॉन्ड के बारे में आज तक पढ़ा है, जैसे कि हमने बेसिकली क्लास 10 से हम पढ़ते आ रहे हैं दैट आयोनिक बॉन्ड होता है, जिसको हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड होता है, और एक बॉन्ड हमने पढ़ा जिसको डेटिव बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। सब अलग तरीके के बॉन्ड हैं, फॉर्मेशन का तरीका अलग होता है। उसके बाद हम आगे चल के यहाँ वीक फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे, जो कि है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वैन डर वाल्स फोर्सेस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो टाइम ना गवाते हुए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बॉन्ड बनता क्यों है। तो जैसे हमने बता दिया, पहले डेफिनेशन में पढ़ लिया कि स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए पहला चीज है, हर कोई चीज, इवन मैं, आप सब लोग अपने लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं, राइट? तो स्टेबिलिटी के लिए क्या करना पड़ता है? फॉर एग्जाम्पल बताता हूं, आप लोग को बता दिया जाए कि एक 20 माला मंजिल है, 20 माला बिल्डिंग है, उसके 20वें माले पे चले जाइए, वहां एक पिलर है, उसके ऊपर खड़े हो जाइए, आप कंफर्टेबल महसूस करेंगे, या आप जब ग्राउंड फ्लोर के होंगे तब कंफर्टेबल महसूस करेंगे? ऑफ कोर्स ग्राउंड फ्लोर में, है ना? इसका मतलब सबको लाइफ में क्या चाहिए होता है? स्टेबिलिटी चाहिए होता है। आप लोग नौकरी करोगे, मतलब एग्जाम दोगे, एग्जाम में पास करोगे, नौकरी करोगे, शादी होगी, स्टेबल हो ही जाओगे ना? सही है? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला चीज है कि भाई केमिकल कॉम्बिनेशन होता क्यों है? सबसे इंपॉर्टेंट, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर करता है। क्या होता है? टेंडेंसी टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी। कम एनर्जी में रहेगा मतलब स्टेबल रहेगा, ज्यादा एनर्जी में रहेगा तो घूमता रहेगा, वो स्टेबल नहीं हो पाएगा। करेक्ट है? फाइन। तो होता क्या है, ये जो लाइंस में पढ़ने जा रहा हूं, ये एक्चुअली बहुत डीप लाइंस हैं, हम नेक्स्ट पेज में उसको समझेंगे। लेट्स से कि व्हेन टू एटम्स कम्स क्लोजर, ठीक है, दो एटम क्लोज आ रहे हैं, एटम में क्या होता है? सेंटर में न्यूक्लियस होता है जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है, और बाहर उसके इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब यह है कि एक एटम में पॉजिटिव सेंटर भी है, नेगेटिव चार्जेस भी है, और हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ रखा है कि ऑपोजिट अट्रैक्ट्स, है ना? ऑपोजिट अट्रैक्ट्स, समझ में तो आ रहे होगा सबको, ऑपोजिट अट्रैक्ट्स, है ना? सही है ना? ऑलराइट। सो और ये भी हमने पढ़ा है कि जो सिमिलर होते हैं वो रिपेल करते हैं। तो रिपल्सन का हम पढ़ेंगे, पहले अट्रैक्शन के बारे में पढ़ते हैं कि when two atoms comes closer, nucleus of one atom attracts the electron of another atom. इसको मैं अगर बना के बताऊं तो आप देखो, ये एक, मैं सिंपल हाइड्रोजन का एटम लेता हूं, इसके पास है एक प्रोटॉन और इसके बाहर होता है एक इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? ये है, ऑलराइट, ठीक है। सो ये है आपका दूसरा हाइड्रोजन का एटम, ये इसका न्यूक्लियस और ये इसका इलेक्ट्रॉन। तो क्या हमने ये सीखा है कि जो ऑपोजिट चार्ज होते हैं अपने आप को अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, तो क्या जब ये लोग क्लोज आएंगे, क्या आएंगे? क्लोज आएंगे, क्या ये जो पॉजिटिव चार्ज इस न्यूक्लियर को अट्रैक्ट करने लगेगा? करने लगेगा, सही है। उसी तरह ये जो पॉजिटिव न्यूक्लियस है, पॉजिटिव चार्ज, ये इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने लगेगा। तो और क्लोजर आएंगे तो अट्रैक्शन और बढ़ेगा, और क्लोजर आएंगे तो अट्रैक्शन और बढ़ेगा, और क्लोजर आएंगे अट्रैक्शन और बढ़ेगा। मतलब स्टेबिलिटी बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता है। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि पूरे क्लोज है? अरे बाबू, अगर पूरे क्लोज है तो जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस को रिपेल करने लगेगा, है ना? तो स्टेबिलिटी एक मिनिमम लेवल तक आके होती है। ऐसा नहीं है कि एकदम क्लोज आई चिपक गए, नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसी को समझाने के लिए हम नेक्स्ट पेज में एक, अच्छा, ये जो हमने तो पढ़ा बॉन्ड फॉर्मेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, इन्हें हमने बता दिया है ना, ये हमने पहले से डिस्कस कर लिया। एक्सक्यूज मी, सॉरी फॉर इंटरप्शन गाइस, फोन आ गया था। फोन तो आते ही रहता है, बट पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई करते हैं। तो जैसे मैंने बोला कि हाँ, जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। इसका मतलब एनर्जी होता है रिलीज इसमें। जब कोई भी चीज एनर्जी रिलीज करता है वो मिनिमम एनर्जी लेवल में आता है और ज्यादा स्टेबल हो जाता है, ठीक है। तो सीधा बात हमने समझ लिया है कि बाबू, ये जो इलेक्ट्रॉन का लालच है ना,
इस पॉजिटिवली चार्ज सेंटर को इलेक्ट्रॉन का लालच है, और बॉन्ड फॉर्मेशन का कॉज जो है, वो जो रीजन है, यही लालच है, पॉजिटिव से नेगेटिव का लालच, है ना। आप सब लोगों में भी लालच होता है ना, नेगेटिव ऑपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्शन होता है ना, वही होता है। इन लोगों का भी कहानी वही है ना। चलो जोक्स अपार्ट, छोटा मोटा हेल्दी मैं करता रहता हूं, तो उससे आई डोंट थिंक किसी फर्क पड़ेगा, है ना, क्योंकि हमको सबसे इंपॉर्टेंटली पढ़ाई करना है ना। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है बॉन्ड फॉर्मेशन। इस यहां पर जैसे ये पिक्चर दिखाई दे रहा है, एक मिनट इसको मैं थोड़ा रिसाइज कर लूं ताकि ये थोड़ा क्लियर हो जाए। ऑलराइट, तो अच्छा, जो पहला रीजन था वो है मिनिमम एनर्जी रिक्वायर करना, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर। दूसरा क्या रीजन है, जैसे दिख रहा है यहां पर, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, मतलब हमको बचपन से पढ़ाया गया है एक्सेप्ट हीलियम, जो नोबल गैस होते हैं उनके बाहर होता है 8 इलेक्ट्रॉन, और हीलियम के पास होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। आगे जाके हम पीरियोडिक क्लासेस पे हम पढ़ते हैं कि जो स्टेबल होता है उसके बाहर जो है कंप्लीट होता है, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है वो कंप्लीट, जब कंप्लीट होता है तो स्टेबिलिटी आ ही जाता है ना। तो स्टेबिलिटी आने का मतलब ये भी है कि किसी भी एटम के बाहर या आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन वो अचीव कर लेता है, मतलब नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेता है। ऐसा बोल सकते हो नियरेस्ट नोबल गैस, ऐसा नहीं है कोई एटम आर्गन के पास है और क्रिप्टन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करेगा, ऐसा नहीं होता है। नियरेस्ट नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो अचीव करता है। तो जैसे हम यहां देख रहे हैं कि एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, सॉरी, एक है फ्लोरीन का मॉलिक्यूल, है ना। अरे क्या हो रहा है, सॉरी, हाँ, ऑलराइट। तो हमारे पास 2 मॉलिक्यूल हैं, जो ग्रीन वाला है वो फ्लोरीन का मॉलिक्यूल है, और जो येलो वाला है वो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है। क्या यहां दिखाई दे रहा है मेरे को, क्या देखो, सोच लो, ये जो अभी कंडीशन है, ये जो है, ये पोटेंशियल एनर्जी जो है उसका ग्राफ है, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है, जब 2 एटम क्लोजर आते हैं, ये शायद क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा है, तो अगले पेज में मैं अपने से बना के दिखा देता हूं। हाँ, तो इसके हिसाब से एटम कंबाइन टू एक्वायर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। सारे केस में नहीं होते, ऐसा नहीं है कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आया ही स्टेबल होते हैं। आगे हम पढ़ेंगे ऑक्टेट रूल, और उसके बारे में ये भी पढ़ेंगे कि ऑक्टेट रूल को छोड़ के बहुत सारे एक्सेप्शंस भी होते हैं। केमिस्ट्री का मतलब ही एक्सेप्शन है ना। तो ठीक है, देखते हैं। तो ये आ गया आपका ऑक्टेट रूल। उससे पहले हम थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। तो मेरे को समझाने का मतलब ये है कि सोच लो, अभी जो है 2 एटम है, ठीक है, 2 एटम है, मैं दोनों को हाइड्रोजन का ले लेता हूं, सिंपल में समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो होता क्या है कि ये जो है, ये लोग सोच लो, ये जो डिस्टेंस है वो घटता जा रहा है। अभी इनका जो एनर्जी है कुछ यहां पर है, ग्राउंड लेवल पे है, ठीक है। जैसे जैसे क्लोज आते रहेंगे, क्लोज आते जाएंगे, देन क्या होगा कि यहां से जो ग्राफ है कुछ इस तरह से क्लोज आते रहेंगे, एक पॉइंट आएगा जब सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएंगे। ये लोग क्लोज आ रहे हैं, यहां पर सोच लो ये लोग इतने पास आ गए, क्लोज आ गए, है ना, क्लोज। तो अभी ये जो है कि मैक्सिमम स्टेबिलिटी, एनर्जी बहुत डाउन, ये जो है पोटेंशियल एनर्जी है, ये है पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी ये जो है ऊपर बढ़ेगा, एनर्जी ये घट रहा है। लेकिन होता क्या है, जैसे एनर्जी यहां आया, मतलब फाइनल स्टेबिलिटी में आ गया, मैक्सिमम स्टेबिलिटी, मतलब मैक्सिमम एनर्जी इतना रिलीज कर सकता है। अभी सोचो, अगर मैंने बताया पिछले पेज में ये भी बताया कि ये लोग अगर ज्यादा क्लोज आना चाहेंगे तो न्यूक्लियस में रिपल्सन होने लगेगा। न्यूक्लियस में रिपल्सन हो गया तो यह स्टेबल हो पाएंगे क्या? स्टेबल हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। इसका मतलब रिपल्सन इतना बढ़ जाएगा कि एनर्जी जो है सीधा ऐसे ये हो जाएगा। मतलब क्या, और जगह अगर क्लोज होने जाएंगे तो एनर्जी क्या होगा, रिपल्सन में बदल जाएगा। तो मेरे को बताओ, ये जो पॉइंट है, ये है वो एनर्जी, ये है बॉन्ड एनर्जी,
ठीक है, जो एनर्जी रिलीज करते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी रिलीज हुआ, बॉन्ड एंथैल्पी रिलीज हुआ। इसका मतलब वही एनर्जी अगर हम लगाएंगे इसको तोड़ने में तो टूट जाएगा। इसका मतलब समझ में आया? पहले क्लोज थे और क्लोज आ रहे हैं तो एनर्जी घटते जा रहा है, घटते, हमने पढ़ा है एनर्जी घट रहा है, घटते जा रहा है, घटते जा रहा है। एक टाइम आएगा जब वो लोग का एनर्जी क्या होगा, मिनिमम लेवल में चला जाएगा। लेकिन उसके बाद अगर और क्लोज आना चाहेंगे तो क्या होगा भाई, रिपल्सन हो जाएगा। रिपल्सन हो जाएगा मतलब अनस्टेबिलिटी, स्टेबल नहीं रह पाएंगे। क्लियर? तो ये जो है ये एनर्जी इसलिए बढ़ता है कि स्टेबिलिटी घटने लगता है और क्लोज आने से ड्यू टू रिपल्सन। क्या ये बात क्लियर है? क्या आप सबको ये बात क्लियर है? आगे बढ़े, सही है, चलो। अभी जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वैसे क्या है ना, ये दो साइंटिस्ट थे, उनका नाम क्या था, जैसे दिखाई दे रहा है, लेविस एंड कॉजेल, है ना। क्या हो रहा था, इनको पता चल गया, वैसे आज तक कोई ऐसा सिस्टम बना नहीं था जिससे हम स्टेबिलिटी को मेजर कर सके। तो इन्होंने क्या किया, मौके पे चौका मारने की कोशिश में इन्होंने बोला कि उन्होंने देख लिया कि जितने भी सारे मॉलिक्यूल हैं जो कि नोबेल गैसेस के हैं, वो स्टेबल होते हैं, वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। मतलब उनमें कोई अट्रैक्शन, कोई ज्यादा रिपल्सन होता ही नहीं है। दूसरे एलिमेंट्स को बोलते हैं नहीं 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 नहीं, तुम जाओ, हमसे तुमको बॉन्ड नहीं बनाना है तुम्हारे साथ, हम लोग अकेले ही ठीक है। क्लियर? मतलब उनको इलेक्ट्रॉन का लालच नहीं है। बॉन्ड फॉर्मेशन मतलब इलेक्ट्रॉन का लालच। इलेक्ट्रॉन्स ही एक ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो एटम से मूव करके दूसरे एटम पे जा सकते हैं या शेयर हो सकते हैं, है ना। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स ही बॉन्ड बनाते हैं, कोई न्यूक्लियस बॉन्ड नहीं बना। न्यूक्लियस तो अपने जगह रहता है, वो सिर्फ अट्रैक्ट करता है नेगेटिवली चार्ज को। क्लियर है? तो ये जो है अपना लुईस लॉ, लुईस कोजेल कॉन्सेप्ट, जिसको हम ऑक्टेट रूल के नाम से जानते हैं। तो इन्होंने बोला कि वो मॉलिक्यूल लोग क्या होंगे, स्टेबल होंगे, जिनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबेल गैस जैसा हो जाएगा। इसका मतलब आइदर हीलियम के केस में 2 होता है और बाकी केस में जनरली 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अचीव 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट सेल, आउटर मोस्ट सेल ही बॉन्ड फॉर्मेशन में काम करता है। ठीक है, तो इसी को ही बोलते हैं लुईस ऑक्टेट रूल। एक्सेप्शन ये हाइड्रोजन के केस में दिया हुआ है कि हाइड्रोजन के केस में ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, उसको हम डुप्लेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्योंकि बाबू हाइड्रोजन के पास होता है 1s1, दूसरे के पास होता है 1s1। तो ये लोग जो बॉन्ड बनाते हैं, जो H2 मॉलिक्यूल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, जो कि हीलियम का है ना, इसको बोलते हैं डुप्लेट। क्या बोलते हैं? तो हाइड्रोजन कंप्लीट करता है अपना डुप्लेट, नॉट ऑक्टेट, लेकिन स्टेबल होता है। क्लियर है? तो यहां देखो, जैसे बाबू सीधा सा पता चल रहा है, ये हाइड्रोजन के पास देखो, जब कार्बन के पास जनरली होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन के पास होते हैं 1-1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये लोग जब शेयर करते हैं, ये तो कोवलेंट बॉन्ड का खैर हम पढ़ेंगे, हम बस पढ़ रहे हैं कि लुईस और कोजेल रूल जो बनाए थे किस तरीके से। तो जनरली ये लोग जब शेयर करते हैं तो हाइड्रोजन के पास 2-2 आ जाते हैं। हर हाइड्रोजन के पास 2-2 आ गया, मतलब 1s2 बन गया। इसका मतलब हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन उसने ले लिया, मतलब स्टेबल हो गया। नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ गया, मतलब स्टेबिलिटी आ गया, जो लुईस एंड कोजेल ने बोला। उसी तरह हम देखते हैं कि कार्बन के पास तो थे 4 इलेक्ट्रॉन, लेकिन शेयरिंग के पास कितने हो गए भाई साहब? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। बताओ भाई ये किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है? बाहर में 8 आ गया, मतलब कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 4 आ गए मतलब हो गए 10, मतलब नियरेस्ट जो नोबेल गैस है वो है नियॉन, जिसका होता है 10 इलेक्ट्रॉन। तो भाई उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन हो गया, स्टेबल हो जाएगा। वही तो उन्होंने बताया। लेकिन भाई साहब हर चीज हर मॉलिक्यूल के केस में एप्लीकेबल नहीं हुआ, बहुत सारे एक्सेप्शन दिखाई दिए। कहीं पर 8 इलेक्ट्रॉन से कम हो जाता था, कहीं पर 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो वैसे बहुत सारे एक्सेप्शन हमको देखने मिले। यहां पर भी देख लो, ऑक्सीजन जो है वो 2 पेयर करता है, तो ऑक्सीजन के पास जनरली क्या होता है, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसको और 2 मिल जाए तो 10 नियॉन का हो गए। चलो इसके भी 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके भी 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, भाई स्टेबल हो गए। ये भी नियॉन बन गया और ये भी नियॉन बन गया। इसका मतलब उन्होंने नोबेल गैस
कंफिगरेशन अचीव कर लिया, तभी तो स्टेबल हो गया। कार्बन अकेला स्टेबल नहीं होता है, लेकिन जब हाइड्रोजन के साथ CH4 बनाता है तो स्टेबल हो जाता है। एक ऑक्सीजन अकेला नहीं रह पाता है, दूसरे ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना के 2 इलेक्ट्रॉन अचीव कर लेता है, तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। फायदा हो गया दोनों का, है ना। दोनों का जो इलेक्ट्रॉन का लालच था वो कंप्लीट हो गया, है ना। उसी तरह नाइट्रोजन का देखो, बाहर 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो अपने जैसे एटम नाइट्रोजन से वो बॉन्ड बना के क्या करता है, 3-3 बॉन्ड बनाता है, ताकि उसको 8 इलेक्ट्रॉन मिल पाए। अगेन नोबेल गैस कंट्रीब्यूशन अचीव कर लिया उसने, है, और दोनों खुश, है ना। ऑल राइट। सो यार ये पेजेस लोग ऐसे क्यों हो रहे हैं, क्लियर नहीं आ रहा, ठीक है कर देंगे। ऑल राइट। सो अभी सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज क्या, ऑक्टेट रूल तो हमको पता है कि भाई 8 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन इन केस ऑफ हाइड्रोजन बनने से हम क्या कर लेते हैं, एक जो एटम है उसको स्टेबल मान लेते हैं जब वो मॉलिक्यूल बना लेता है। ऑलराइट। तो कुछ केस में देखा गया कि जो सेंट्रल एटम है, सेंट्रल मतलब जो बीच में रहता है, अभी BeCl2 बनाया तो B बीच में है, Cl दोनों है। यहाँ एकदम से दिख रहा है क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन थे, एक एक शेयर करके इसके 8 इलेक्ट्रॉन बन गए भाई साहब, बन गए। ऑल राइट। इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन बन गए। भाई इसके पास कितने, भाई इसके पास तो 4 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसका मतलब ये नोबेल गैस कंट्रीब्यूशन इसने अचीव नहीं किया, इसका मतलब ये अनस्टेबल होना चाहिए, लेकिन नहीं होता, ये स्टेबल होता है, ये स्टेबल होता है, ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब ये है कि ऑक्टेट रूल हर जगह काम नहीं आता, लेकिन बहुत सारी जगह काम करता है। हम किसी के भी डिस्कवरी को या इन्वेंशन को ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि ये बेकार है, क्योंकि उसने किया, उसने डिस्कवर किया, तभी आके जाके लोगों ने और ज्यादा डिस्कवर किया, है ना। अगर हमने सोच लो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में पढ़ते हैं डोबेरेनियस ट्रायड, क्यों पढ़ते हैं भाई, वो तो सही नहीं था, क्यों पढ़ते हैं, अरे भाई इसलिए पढ़ते हैं कि उसने अगर कोशिश किया ही ना होता तो आगे न्यूलैंड्स लॉ ऑक्टेट नहीं बनता, लूथर मेयर अरेंजमेंट नहीं बनता, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल नहीं बनता, ना ही आज का जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो बनता। सीधा बात है, कोशिश जो इनिशियल कोशिश रहती है वो होनी चाहिए, और आप लोगों को भी ये सीखना चाहिए कि कोशिश कभी नहीं छोड़ना चाहिए, कोई भी चीज करो आप, है ना। क्लियर, चलते हैं। सो हमने देखा कि बेरिलियम जो है जब वो क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना रहा है BeCl2, तो क्लोरीन के ऑक्टेट तो कंप्लीट हो जा रहे हैं, लेकिन इसका नहीं हो रहा है। इसको बोलते हैं शॉर्ट ऑक्टेट। क्या बोलते हैं, शॉर्ट ऑक्टेट बोलते हैं, या तो बोल सकते हो डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाते हैं। मतलब मैं बोल सकता हूं इसको, ये क्या है भाई, हाँ, इसको शॉर्ट ऑक्टेट बोलते हैं, है ना। उसी तरह और भी जैसे है, जैसे एल्यूमिनियम क्लोराइड और या फिर BF3 बोलो, ऐसे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं जनरली बोरॉन के पास होते हैं कितने इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, राइट है, 5 इलेक्ट्रॉन। बाहर कितने होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन। वो कितने बॉन्ड बनाएगा, 3 बॉन्ड। 3 बॉन्ड बनाने के बाद उसके पास इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 6, 8 हुए क्या। इसका मतलब क्लोरीन के तो 8 इलेक्ट्रॉन भाई साहब कंप्लीट है, क्लोरीन के हर क्लोरीन का 8-8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है ना, इसका भी। लेकिन इसके पास भाई 6 इलेक्ट्रॉन बचते हैं, है ना। इसका मतलब 8 से कम। कुछ मॉलिक्यूल ऐसे रहते हैं जिनके सेंटर, जिनके पास कितने एटम रहते हैं, सॉरी कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 8 से कम। तो ये हो गया एक्सेप्शन पहला। दूसरा जो आता है कि जो एक्सटेंडेड ऑक्टेट होता है, ऑक्टेट जो होता है बढ़ा हुआ होता है, मतलब 8 से हम बोल सकते हैं क्या, ज्यादा इलेक्ट्रॉन उसके पास हो सकता है। जैसे हम PCl5 का बात करते हैं, PCl5, बाबू हर क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन फास्फोरस के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फास्फोरस के बाद 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसने 5 बॉन्ड बनाए, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन उसके पास हो गए। बाबू 10 इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 8 से ज्यादा होता है, इसका मतलब स्टेबल तो है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है वो 8 से ज्यादा है। उसी तरह हम सल्फर को SF6 बनाता है, बढ़िया से SF6 बनाता है भाई, 6 बॉन्ड बनाता है, मतलब 12 इलेक्ट्रॉन रहता है सल्फर के चारों ओर। तो इसका मतलब ये भी है कि
जो सल्फर है वो एक्सटेंडेड ऑक्टेट शो करता है। क्या करता है? एक्सटेंडेड ऑक्टेट शो करता है, 12-12 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑलराइट, तो ये दो कुछ इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन थे। इसके अलावा कुछ और इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल भी होते हैं। अभी ये जो तीसरा वाला है ये भी इंपॉर्टेंट है। और इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल इसको बोला जाता है। क्यों और इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल बोला जाता है? और मतलब समझ में आता है आप लोगों को? भाई जो 2 से डिवाइड ना हो उसी को तो और बोलते हैं, है ना? इसका मतलब कौन कौन से? 3, 1, 3, 5, 7 ऐसे नंबर होने चाहिए। देखते हैं भाई, इधर देखो, जो अपना ये कौन, नाइट्रिक ऑक्साइड NO2, सॉरी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये है, और नाइट्रिक ऑक्साइड NO, ये नाइट्रिक ऑक्साइड है। तो जनरली हम देख रहे हैं नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है बताओ? ये हो गया 1, 2, 3, 4, 2 बॉन्ड बना है तो 1, 2, 3, 4, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। लेकिन नाइट्रोजन के पास कितने हैं? देखो भाई साहब कितने हैं बताओ? नाइट्रोजन के पास से टोटल 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। तो बाबू 5 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना लिया और 3 इलेक्ट्रॉन बाकी हैं। बताओ नाइट्रोजन के पास अभी कितने इलेक्ट्रॉन है? ये टोटल इलेक्ट्रॉन बता रहे। नाइट्रोजन के पास भैया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन बचे, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हुए लेकिन और इलेक्ट्रॉन हो गए, है ना? उधर क्या 10 बन रहे थे, 6 बन रहे थे, 4 बन रहे थे, सब इवन थे ना। यहाँ क्या हुआ? और इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल बन रहे। नींद आ रहा है बच्चा? नींद आ रहा है? थोड़ा मुंह धो के आ जा। बॉन्डिंग पढ़ने टाइम नींद आ रहा है बच्चों को? क्या बात है भाई, है? जाओ मुंह धो के आओ, है ना? उसी तरह अगर हम देखें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में भी हम देख सकते हैं एक ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब इसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन है। एक ऑक्सीजन पर डबल बॉन्ड है, इसके पास ये है। भाई नाइट्रोजन के पास होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, उसने 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन खुद के पास होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन बन गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, नहीं रे सॉरी, 1 इलेक्ट्रॉन, सॉरी सॉरी सॉरी, गलत होता है। हाँ, 1 इलेक्ट्रॉन होता है इस तरह से, है ना? तो कितने इलेक्ट्रॉन बने बताओ? अभी कितने इलेक्ट्रॉन है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 इलेक्ट्रॉन है। इसके ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो दो, ये याद रखने हैं, क्या क्या? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 और नाइट्रिक ऑक्साइड NO, इसको याद रखना है एज एक्सेप्शंस की ये लोग के और इलेक्ट्रॉन होते हैं। बस यही दो जो मॉलिक्यूल है तुम्हारे सिलेबस में, इसके अलावा कुछ याद रखना का जरूरत नहीं है आई थिंक, ठीक है? और कुछ चीजें होते हैं जैसे हमने आज तक पढ़ा है कि नोबेल गैस जो होते हैं वो तो स्टेबल होते हैं, तो स्टेबल होते हैं मतलब बॉन्ड नहीं बनाएंगे। लेकिन भाई साहब देखा गया है कि नोबेल गैस भी कंपाउंड बनाते हैं। जो होता है जेनॉन होता है, जेनॉन देखो, जेनॉन के कंपाउंड, क्रिप्टन का कंपाउंड देखो, ये जो है कंपाउंड HCF2, HCOF2, HCF4 भी होता है, HCF6 भी होता है। बाबू जेनॉन के कंपाउंड बन गए, इसका मतलब ये है कि वो ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करता, है ना? अगर ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करता इसका मतलब ये है कि ये भी एक सरासर एक्सेप्शन है। तो 4 एक्सेप्शन के बारे में पढ़े हमने। पहला शॉर्ट ऑक्टेट, दूसरा एक्सटेंडेड ऑक्टेट, तीसरा ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, और चौथा नोबेल गैस कंपाउंड क्रिप्टन में बनाता है, जैसे ये KrF2 है। लेकिन KrF2 जो ये चीज है कि नोबेल गैस सिर्फ ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ कंपाउंड बना सकते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन और फ्लोरीन जो है वो इतने पावरफुल हैं कि वो बाउंड कर देते हैं कि जेनॉन चल तू मेरे साथ बॉन्ड बना ले। ऑलराइट, सो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ हमको देखने मिलते हैं नोबेल गैस के कंपाउंड, है ना? क्योंकि ऑक्सीजन और जो फ्लोरीन होते हैं सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं और इलेक्ट्रॉन खींच लेते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन खींच लेते हैं। ऑलराइट, ये थे ऑक्टेट रूल, क्लियर है? अच्छा, इसको भी रिसर्च करना पड़ेगा, ठीक है, कर लेते हैं भाई साहब। केमिकल बॉन्ड हमने पढ़ लिया है तो उसका क्लासिफिकेशन भी देख लेते हैं कि कितने टाइप के क्लासिफिकेशन होते हैं, मतलब कितने टाइप के। तो सबसे पहला चीज है जितने भी सारे केमिकल बॉन्ड है, एक्सक्यूज मी, तो जितने भी सारे
केमिकल बॉन्ड बनते हैं इस दुनिया में, उनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग जो बॉन्ड होता है, जो एटम्स के अंदर अट्रैक्शन होता है बहुत ज्यादा होता है, और होता है वीक बॉन्ड। वीक बॉन्ड खास करके मॉलिक्यूल के बीच में होता है। तो ऐसा बोल सकते हैं कि ये इंटर एटॉमिक है, मतलब एटम एटम के बीच में बॉन्ड है, और वो जो है वो मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड है। तो वो दूसरे टाइप का वीक फोर्सेस, एक्चुअली वीक बॉन्ड नहीं, वीक फोर्सेस बोलते हैं, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसमें वैन डर वाल आता है और हाइड्रोजन बॉन्ड भी आता है। हालांकि सबसे वीक बॉन्ड वैन डर वाल फोर्सेस होता है, इवन हाइड्रोजन बॉन्ड से ज्यादा। अभी बात यह है कि अगर हम स्ट्रॉन्ग बॉन्ड देख रहे हैं तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में हम कई सारे बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड देख रहे हैं, कोवलेंट बॉन्ड देख रहे हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड देख रहे हैं, और मेटालिक बॉन्ड जो है वो वैसे तो हमारे सिलेबस में है नहीं, लेकिन याद रखो ये मेटालिक क्रिस्टल में होता है, ये एक अलग तरह का बॉन्ड होता है, ठीक है। हालांकि सब में जो बेस होता है ना, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन वही होता है, बेस जो होता है बिल्कुल सेम होता है सारे बॉन्ड में, बस ये थोड़ा सा अलग होता है जो हमारे सिलेबस में नहीं है। हम लोग मेटालिक बॉन्ड के बारे में डिस्कस नहीं करते हैं, हम लोग करते थे सॉलिड स्टेट चैप्टर हुआ करता था, वहां करते थे। जैसे हमने जान लिया कि जो केमिकल बॉन्ड होते हैं स्ट्रॉन्ग और वीक बॉन्ड में डिवाइडेड है। स्ट्रॉन्ग में हम पढ़ने वाले हैं आयोनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और हालांकि मेटालिक बॉन्ड भी है। और हम वीकर फोर्सेस में हम जनरली हमारे सिलेबस में हाइड्रोजन बॉन्ड का बहुत ज्यादा यूज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पढ़ेंगे, शायद अगले लेक्चर में पढ़े हम लोग उसके बारे में। ऑलराइट, तो भाई साहब अभी सीधा पहला जो बॉन्ड है वो होता है, पहला जो केमिकल बॉन्ड है वो होता है तुम्हारा क्या, आयोनिक बॉन्ड होता है भाई साहब। तो बनता कैसा है, क्या है, कैसा है, थोड़ा देख लेते हैं। आयोनिक बॉन्ड जैसे नाम से पता चल रहा है भाई, आयन्स बन रहे होंगे, क्या होते हैं। अभी बात ये भी तो सही है, आयन कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के। एक पॉजिटिवली चार्ज आयन होता है, वो कैसे बनते हैं, जब एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इलेक्ट्रॉन, अच्छा इलेक्ट्रॉन अगर लूज करता है तो वो कौन सा प्रोसेस होगा, एक्सोथर्मिक होगा, एंडोथर्मिक होगा, क्यों भाई, बॉन्ड बन रहा है कि टूट रहा है। जब एक एटम से इलेक्ट्रॉन चला जाता है, इलेक्ट्रॉन को उसने खींच के रखा था, एक बॉन्ड बना के रखा था, जब वो चला जाता है तो बॉन्ड टूट रहा है भाई साहब, एंडोथर्मिक प्रोसेस है, क्योंकि एनर्जी देना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को निकालने पर। उस एनर्जी का नाम है आयोनाइजेशन एंथैल्पी या आयोनेशन एनर्जी, आयन बनाने के लिए, है ना। तो आयन दो तरह के होते हैं, कैटायन होता है, एनायन होता है। तो बेसिकली क्या होता है, कैटायन से एनायन में चला जाता है, मतलब सीधा बात है, एक मेटल एटम है, एक जो है मेटल एटम है, तो ले लिए सोडियम है मेरे पास, ठीक है। सोडियम क्या करता है, बनाता है Na+ आयन और एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है ना, ये बना गया कैटायन। अभी वही क्लोरीन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है, एक्सेप्ट करके बनाता है Cl-। अभी ये बन गया कैटायन भाई साहब, इसका नाम क्या है, कैटायन है, ये बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ये हो गया कैटायन और ये हो गया एनायन। अभी दोनों ऑपोजिटली चार्ज है तो एक साथ रहना चाहेंगे, दिखेंगे कैसे भाई साहब, हम दिखते हैं ऐसे NaCl, ये प्लस ये माइनस, ठीक है। ये लोग बनाते हैं आयोनिक क्रिस्टल, क्या बनाते हैं, क्रिस्टल। देखिए ना, हमने जनरली दो टाइप के सब्सटेंस के बारे में पढ़ा है, क्रिस्टलाइन और एमोर्फोस, है ना। जो क्रिस्टल बनाते हैं वो क्रिस्टलाइन होते हैं, खास करके आयोनिक कंपाउंड, खास करके आयोनिक कंपाउंड जो होते हैं काफी सारे क्रिस्टलाइन कंपाउंड होते हैं, हालांकि एमोर्फोस भी बहुत सारे सॉल्ट होते हैं। ऑलराइट, सो तो सीधा बात है, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, वही इलेक्ट्रॉन में क्लोरीन ने ले लिया, इसका मतलब क्या हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, क्या हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर। जैसे यहां लिखा हुआ है, इट इज फॉर्म बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन टू अनदर एटम सो एज टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। हाँ, ये भी चीज सही है भाई, इसके पास था 2 8 1, मतलब 11 इलेक्ट्रॉन थे। अब भाई 2 8 मतलब नियम का कंफ्यूजन आ गया, इसके पास थे 2 8 7, एक इलेक्ट्रॉन लेके उसने कर लिया आर्गन का कंप्लीट, तो दोनों स्टेबल हो गए क्योंकि नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन उसने अचीव कर लिया। इसका मतलब यहाँ पर काम दे रहा है ऑक्टेट रूल।
हमको ऑक्टेट रूल का यूज पता चल रहा है कि आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन में ऑक्टेट रूल का यूज होता है। दोनों को नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव होता है, चाहे वो कैटायन हो चाहे वो एनायन हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉन लूज करके हो चाहे वो इलेक्ट्रॉन गेन करके हो। तो जनरली मेटल्स और इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। ज्यादातर जो आयोनिक कंपाउंड है किसके किसके बीच में बनते हैं? मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में बोलते हैं कि मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं और नॉन मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। तो एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। जनरली तुम देखो जो पीरियोडिक टेबल में होता है ग्रुप 1 2 होता है ना, 1 2 मतलब अल्काली मेटल, अल्कालाइन अर्थ मेटल है। लीना की सब रब से फरियाद में है, जो लीना के रब से फरियाद होता है ना, वो सारे जनरली करते हैं क्या? आयोनिक बॉन्ड बनाना। किसके साथ? ग्रुप 17 एंड 16 के साथ, ऑक्सीजन फैमिली एंड हेलोजन के साथ बनाते हैं। ज्यादातर आयोनिक कंपाउंड वो लोग बनाते हैं। किसके साथ? ये जो है ग्रुप 1 किसके साथ बनाते हैं? ग्रुप हाँ, जो ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 होते हैं वो किसके साथ बॉन्ड बनाते हैं आयोनिक? ग्रुप 16 एंड ग्रुप 17। कहीं अगर तुमको ये दोनों ग्रुप के बीच में कंपाउंड दिखे, जैसे तुम बोलोगे मैग्नीशियम और क्लोरीन, क्या बनाएंगे? आयोनिक कंपाउंड बनाएंगे। कभी कोवलेंट कंपाउंड बना नहीं सकते क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, एक इलेक्ट्रॉन देने वाला है एक इलेक्ट्रॉन लेने वाला है। अगर ऐसे हो तो आयोनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बना सकते हैं। यहाँ कुछ रिप्रेजेंटेशन है भाई साहब। सोडियम के बाहर 1 इलेक्ट्रॉन था, क्लोरीन के बाहर 7 इलेक्ट्रॉन थे, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, उसके पास भी बाहर में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से दोनों जो आयन बने उनके बीच में आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ। यहाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड का एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है। एक पीआईक्यू है, बोल रहा है देखो ये क्वेश्चन आ चुका है नीट में, हमारे टाइम में जो एआईपीएमटी होता है उसमें आ चुका है। पूछ रहा है बॉन्ड फॉर्म बाय क्रिस्टल बाय एनायन एंड कैटायन। भाई एनायन और कैटायन से तो आयोनिक बॉन्ड ही बनते हैं। तो आंसर यहाँ दिख रहा है। इतना इजी क्वेश्चन आया हुआ था, देखो क्या बताएं इसको, है ना, कितना इजी क्वेश्चन आया हुआ था। आगे बढ़े, चलो बढ़ते हैं। हाँ, ये कुछ पिक्चर्स हैं कि कैसे सोडियम और क्लोरीन बॉन्ड बनाते हैं, कैसे सोडियम और क्लोरीन बॉन्ड बनाते हैं उसके बारे में देखा गया है। इसने एनिमेशन के थ्रू या पिक्चर के थ्रू बताया है कि बाबू जो सोडियम के पास से एक इलेक्ट्रॉन आ गया क्लोरीन के पास और दोनों के ऑक्टेट कंप्लीट हो गए। इसका 11 थे 10 हो गए, इसके 17 थे 18 हो गए और दोनों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बना के रह गए। ऐसे क्रिस्टल बनाते हैं बहुत सारे सोडियम क्लोराइड। एक्चुअली होता है क्या है कि हमको आइडिया नहीं है लेकिन मैं बता देता हूँ। एक्चुअली वहां कोऑर्डिनेशन स्फीयर बनाया जाता है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर इसलिए बनाया जाता है कि एक सोडियम को सिर्फ एक क्लोरीन घेरे हुए नहीं रहता है, एक सोडियम को 6 क्लोरीन घेरे हुए रहते हैं हर डायरेक्शन से। तो देख रहा है ये हमने, मेरे को बताओ अगर मैं इसका बात करूं, ये येलो वाला का बात करूं, इसके बाहर कितने कितने इलेक्ट्रॉन देखो, 1 2 3 4 नीचे है, एक सामने तरफ होगा और एक इधर। तो ये 4 इधर एक उधर, एक देखो इसके लिए कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इधर 2 इधर 3 4 5 और 6। एक सोडियम मॉलिक्यूल को 6 क्लोरीन मॉलिक्यूल ने घेर रखा है। तो ऐसे करके ये लोग पूरा एक नेटवर्क बनाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल बोलते हैं, आयोनिक क्रिस्टल बोलते हैं, ठीक है। इसके बारे में बड़े क्लास में आगे पढ़ेंगे। आगे आ जाते हैं कि भाई साहब आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए जो होता है क्या क्या कंडीशन हमको चाहिए, इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। तो मेरे को बताओ जब एक आयोनिक बॉन्ड बनता है तो बेसिकली कैटायन फॉर्मेशन होता है, एनायन फॉर्मेशन होता है, फिर दोनों के बीच में अट्रैक्शन होता है। तो तीनों के प्रोसेस को देखते हैं कि बाबू पहला जो कंडीशन है, सोडियम जो है एक इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, क्या करता है, छोड़ता है और Na+ बनाता है, क्लियर है। तो यहाँ बॉन्ड टूट रहा है ना, बॉन्ड टूट रहा है तो एनर्जी देना पड़ेगा। अच्छा, जिसको जो एनर्जी लगता है इसको बोलते हैं आयोनेशन एनर्जी, क्या बोलते हैं। मेरे को एक चीज बताओ कि Na+ अगर इजीली बन जाए तो बॉन्ड इजीली फॉर्म हो जाएगा। इसका मतलब कम से कम एनर्जी लगना चाहिए कैटायन बनने के लिए, मतलब आयोनेशन एनर्जी कम लगना चाहिए। तो पहला कंडीशन आता है ये कि
कैटायन बनने के लिए हमको अगर ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी देना ना पड़े तो इजीली बॉन्ड फॉर्मेशन हो सकता है। क्लियर है? Na+ अगर इजीली बन जाएगा, क्या कब बनेगा? जब उसको निकालने के लिए कम एनर्जी लगे। इसका मतलब सीधा बात आ गया, पहला कंडीशन जो है कि लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आयोनाइजेशन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो कम लगना चाहिए, जिससे कि कैटायन अच्छे से बन पाए। क्लियर है? उसी तरह जो दूसरा पार्ट होता है कि क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन लेके Cl- बनाया, क्या ये बॉन्ड बन रहा है? क्या ये बॉन्ड बन रहा है? अरे भाई, एक इलेक्ट्रॉन एक एटम में ऐड हो रहा है तो मतलब बॉन्ड बन रहा है, और बॉन्ड बनता है मतलब एनर्जी रिलीज होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। इसका मतलब यहाँ जो एनर्जी होता है वो निकलता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन होके जो एनर्जी निकलता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो मेरे को बताओ ये कब स्टेबल होगा? जब ज्यादा से ज्यादा एनर्जी निकलेंगी। अरे हमने पढ़ा था ना, स्टेबल होने के लिए ज्यादा एनर्जी निकालना पड़ता है। तो ज्यादा से ज्यादा अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगा तो क्लोरीन एटम, जो क्लोरीन आयन बनेगा वो स्टेबल हो जाएगा। क्लियर है? तो इसका मतलब ये है कि हाई वैल्यू ऑफ, हाई लगना चाहिए, हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होना चाहिए। क्या ये दोनों पॉइंट क्लियर है आप लोगों को? कि बाबू पहला स्टेप में कैटायन बनता है जिसमें आयोनाइजेशन एनर्जी देना पड़ता है तो वो कम होना चाहिए। दूसरे स्टेप में बनता है एनायन, जिससे एनर्जी रिलीज होता है तो वो एनर्जी ज्यादा से ज्यादा निकलना चाहिए तब। तो सबसे दो इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है? आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो कम होना चाहिए और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हायर होना चाहिए। ऑलराइट, ठीक है। तो तीसरा पार्ट देख लेते हैं। अभी होता क्या है बाबू, आयन तो बन गए हैं, Na+ और Cl- दोनों बन चुके, दोनों क्लोज आएंगे और एक साथ क्रिस्टल में रुकेंगे, एक क्रिस्टल बनाएंगे। ऑलवेज तुमको पता है जब रिएक्शन होता है तो वो मोल्स के बेसिस पे होता है। ये एक मोल ऑफ सोडियम आयन एक मोल ऑफ क्लोरीन आयन के साथ मिलके 1 मोल ऑफ NaCl क्रिस्टल बनाता है। क्या करते हैं? क्रिस्टल बनाते हैं। अच्छा मेरे को बताओ, यहां भी तो बॉन्ड बन रहा है। क्या बॉन्ड बन रहा है? Na+ और Cl- के बीच में बॉन्ड बन रहा है, तो एनर्जी रिलीज होगा या एनर्जी एब्जॉर्ब होगा? बॉन्ड बन रहा है, रिलीज होगा भाई। बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होता है। तो यहां जो एनर्जी रिलीज होता है उसको बोलते हैं ये डेल्टा लैटिस, इसको बोलते हैं लैटिस एंथैल्पी या लैटिस एनर्जी बोला जाता है। तो इसका मतलब हाई लैटिस एंथैल्पी भी होना चाहिए। क्रिस्टल लैटिस बनने के लिए जो एनर्जी रिलीज होता है उसको बोलते हैं लैटिस एंथैल्पी, है ना। लैटिस एंथैल्पी को बोलने से 1 मोल NaCl क्रिस्टल को तोड़ने के लिए Na+ Cl- में जितना एनर्जी देना पड़ेगा, या Na+ Cl- मिलके जब बनाएंगे सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल, इस तरह का एक क्रिस्टल बनाएंगे तो जो एनर्जी रिलीज होगा उसको ही बोलते हैं लैटिस एंथैल्पी। तो ये जो है कुछ कंडीशंस है, 3 कंडीशन मैंने बताया, तीनों को याद रखना है कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होना चाहिए, उसी तरह लैटिस एंथैल्पी भी हाई होना चाहिए। लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी, हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, हाई लैटिस एंथैल्पी, ये तीनों कंडीशन है आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन होने के लिए। हमने सब स्टेप से किया है, आई थिंक आपको समझ में आया। क्लियर? ठीक है, वेरी गुड। सो आ जाता है दूसरे पॉइंट पे। दूसरा बॉन्ड है कोवैलेंट बॉन्ड। क्लियर है? ऑल राइट। सो हमने आयोनिक बॉन्ड पढ़ लिया है, समझ में आ गया है, ठीक है। सो आ जाते हैं कोवैलेंट बॉन्ड के केस में। बाबू क्या होता है कोवैलेंट बॉन्ड? वो बनता था ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ये बनता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। किससे? अभी क्या है ना, एक एटम के पास बाहर एक इलेक्ट्रॉन है तो आराम से जाओ ले जाओ बोलेगा, बोल सकता है कि आराम से ले जाओ, वो तो लूजली बॉन्डेड होगा ना। माइक अंदर घुस गया, कोई बात नहीं, थैंक्स। सो एक एटम के बाहर एक इलेक्ट्रॉन है, निकल गया। बाबू जब एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तो अंदर का प्रोटॉन थोड़ी निकलता है, प्रोटॉन तो उतने ही रहते हैं। अभी 4 प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे थे,
एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो 4 प्रोटॉन 3 इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, तो जोर से खींचेंगे, है ना। इसका मतलब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया मतलब इलेक्ट्रॉन आराम से निकलेगा नहीं। तो क्या होता है ना, जनरली 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन आराम से निकल जाते हैं, लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन बहुत मुश्किल होता है, बहुत सारा एनर्जी लगता है। तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमको एनर्जी देना पड़ता है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी देना पड़ता है। तो क्या होता है, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन अगर निकालने जाओ तो बहुत सारा एनर्जी देना पड़ेगा। एंडोथर्मिक प्रोसेस है ना, ये जो प्रोसेस है हमने पढ़ा कि ये तो एंडोथर्मिक प्रोसेस है भाई साहब, यहाँ एनर्जी देना पड़ रहा है। एनर्जी देना पड़े तो एंडोथर्मिक। तो 1 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कुछ एनर्जी दिया, फिर एक और निकालने के लिए, अरे भाई हमने पढ़ा कि आयोनिक बॉन्ड बनने के लिए लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी चाहिए। अभी लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड बनने के लिए तो और भी एनर्जी जरूरत पड़ेगा। अगर हम ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बोले तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या करता है, सॉरी मैंने गलत बोला, कि कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो शेयर करता है। तो जनरली 3 इलेक्ट्रॉन देने के बजाय वो बोलता है क्यों देना है, तेरे पास भी है मेरे पास भी है, चल शेयर कर लेते हैं। शेयर कर लेंगे तो ना तेरा लॉस ना मेरा लॉस, दोनों का फायदा, है ना। सो बेसिकली ये लोग जो होते हैं, ये लोग करते हैं शेयर। जैसे ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, बाबू जब वो लोग 2 शेयर करेंगे तो इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, है ना। तो शेयरिंग इज इजी रेदर देन ट्रांसफरिंग। तो इसीलिए इस दुनिया में सबसे ज्यादा कोवेलेंट कंपाउंड पाए जाते हैं, आयनिक कंपाउंड नहीं। सिर्फ कार्बन के ही कंपाउंड ओवर मिलियंस हैं, बहुत सारे हैं, है ना। कोवेलेंट कंपाउंड ज्यादा हमको पाए जाते हैं क्योंकि कोवेलेंट कंपाउंड इजी होता है बनाना, शेयर कर लेते हैं, बस खत्म हो गया। उसी तरह ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से लाता है, इससे लाता है, तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। देखो उसी तरह इन लोगों को भी फायदा हो जाता है, 2-2 इलेक्ट्रॉन, हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन आ जाते हैं। तो कोवेलेंट बॉन्ड कुछ इस तरीके से बनते हैं। अच्छा, ये कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, क्या आप कर सकते हो, क्या आपसे हो पाएगा? भाई केमिस्ट्री इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और आप लोग ने बोरिंग बना के रखा हुआ है, जिंदगी को मतलब संभाली। केमिस्ट्री जो है आपको हेल्प करने वाला है मार्क लाने के लिए, जैसे बायोलॉजी होता है उसी तरह से। लेकिन फिजिक्स और मैथ्स से आपको कम टाइम में आपके सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, क्योंकि सिर्फ फिजिकल केमिस्ट्री में जो है हमको थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ता है। इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, रिएक्शन पता है, आप इजीली कर सकते हो। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर हमने स्टार्ट किया है और ये रहा एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। क्या बोल रहा है बताओ, पूछ रहा है आयोनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन, अच्छा किसमें कोवेलेंट बॉन्ड भी है और आयोनिक बॉन्ड भी है। CCl4 कार्बन कभी आयोनिक बॉन्ड बनाता नहीं है एक्सेप्ट कार्बाइड, कार्बन तो शेयर ही करता रहेगा। ये पूरा कोवेलेंट है। CCl4 CH4 जैसा था, CCl4 ये पूरा कोवेलेंट है भाई। ये कैल्शियम ग्रुप नंबर 2, क्लोरीन ग्रुप नंबर 17 क्या बनाएंगे, आयोनिक कंपाउंड। अभी बताया ग्रुप 1 और 2 और 16 17 क्या बनाएंगे, आयोनिक कंपाउंड बनाएंगे। तो ये तो आयोनिक, ये तो कट गया, ये नहीं है, इस भी नहीं है। अच्छा, वाटर में तो खाली कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं, इसका मतलब ये भी नहीं है, वाटर एक कोवेलेंट कंपाउंड होता है, वाटर आयोनिक कंपाउंड नहीं होता है। अभी बचा ये, आंसर तो यही होना चाहिए है, लेकिन कैसे हम देखते हैं। ये एक सॉल्ट है अमोनियम क्लोराइड, इसको अगर तोड़े कैसा बनता है NH4 प्लस Cl-। क्या हमको ये तो देखो, ये आयोनिक बॉन्ड हो गया, अरे आयंस में कन्वर्ट हुआ मतलब आयोनिक बॉन्ड हो गया, सॉल्ट है। अभी इसका चीज देख लो, जो एमोनियम है वो कैसे बनता है, क्लियर है। एमोनियम कैसे बनता है भाई साहब, एमोनियम जब एमोनिया एक H+ के साथ रिएक्शन करता है और ये अपना लोन पेयर इसको दे देता है, इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन बोलते हैं। वैसे भी NH3 में जो नाइट्रोजन में ऑलरेडी 3 कोवेलेंट बॉन्ड रहते ही हैं, एमोनिया तो कोवेलेंट कंपाउंड है, रहते ही हैं। तो जो आयोनिक है कोवेलेंट बॉन्ड किसमें है बोलने से NH4Cl में दोनों प्रेजेंट है ना, ये होगा आंसर। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं भाई साहब, कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड। तो मेरे को लगता है कि हम आज यहाँ पर क्लास
बंद करते हैं, खत्म करते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में इससे आगे की कहानी के साथ। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत नमस्कार।